अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ्रांस के बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की एक और वीडियो आ गई है और जनरल बाजवा अवाम के हत्थे दोबारा चढ़े हैं। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर पिन्हा भी है। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। बहुत से लोगों ने कहा कि इस वीडियो पर मैं अपना एनालिसिस दूं और इसका तज्जिया करूं। इसके साथ ही साथ इमरान खान के हवाले से साइफ़र केस इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल के बाद जिसमें कुलभूषण यादव का जिक्र हुआ, फिर कहा गया कि इमरान खान ने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा या तो सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद है। उसके बाद आप इस मामले की सीरियसनेस को समझ सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। जबकि नवाज़ शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को उनकी आमद से कबल सज़ा दे दी जाए। अब इसमें तो 3-4 दिन रहते हैं। ख्वाहिश थी कि स्पीडी ट्रायल चलाकर हुमायूं दिलावर की याद ताज़ा कर दी जाए, लेकिन इसमें नवाज़ शरीफ को एक धचका लगा है। लेकिन इमरान खान के लिए ऑल इज़ नॉट वेल। इसी तरह निगरान वज़ीर पीटीआई वालों से जा मिले हैं और पीटीआई वालों से रब्ते करना शुरू कर चुके हैं। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, अंदर खाते क्या चल रहा है। मतलब इससे पहले मोहम्मद अली दुरानी और अब निगरान वज़रा की जानिब से रब्तों का आगाज़, ये मामला है क्या, इसे भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, वफाकी हुकूमत खुलकर सामने आई है। ये निगरान हुकूमत है अपरेंटली, लेकिन नैब तरामीम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल अपने आखिरी दिन जितना बड़ा फैसला देकर गए थे, जिसने इन सब को हिला कर रख दिया था, पूरे के पूरे सिस्टम की बुनियादें हिला कर रख दी थी और इस पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद भी हो रहा था। तो अब निगरान हुकूमत को ये बहुत बुरा लगा कि वो नैब तरामीम जो नून लीग के लिए की गई थी, जो पीडीएम के लिए की गई थी, उन्हें क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल अदम करार दिया। तो अब निगरान हुकूमत ने नैब तरामीम फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। मखदूम अली ख़ान जो कि नून लीग के भी वकील रह चुके हैं, उन्होंने नैब तरामीम फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की है, जिसमें फेडरेशन, नैब और चेयरमैन पीटीआई को फरीक बनाया गया है। जबकि वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत ये अपील दायर की है। वफाक की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है और नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान के इख्तियार से तजावुज़ है। वफाक ने अपनी अपील में नैब तरामीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला कलअदम करार देने और तरामीम को बहाल करने की इस्तदा की है। अब ये जो एक मूव है, इसमें काजी साहब खुलकर सामने आ सकते हैं और काजी साहब का पूरा आइंदा आने वाला टेन्योर क्लियर हो जाएगा हमारे लिए, अगर तो नैब तरामीम में कुछ हुआ। क्योंकि आप देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर 10-5 से इन्होंने ये फ़ैसला मंजूर किया, फिर 9-6 हुआ, लेकिन जब 8-7 हुआ उसमें काजी साहब ने वोट दिया। काजी साहब माइनॉरिटी में चले गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर, जिसमें नवाज़ शरीफ को अपील का हक मिलना था। काजी साहब ने भी वोट किया लेकिन मेजॉरिटी उनके पास नहीं थी। अब ये नैब तरामीम का मामला, जिसे साबिक चीफ जस्टिस ने कलअदम करार दिया, अब काजी साहब नया बेंच बनाएंगे। चीफ जस्टिस तो जा चुके हैं, उनकी जगह कोई और आएगा और बेंच को एक्सटेंड किया जाएगा। इस बेंच से बड़ा बेंच बनाना है और इस बेंच की कंपोजिशन क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूट किस तरह से किया जाएगा। हम ख्याल बेंचेस ऑलरेडी बन रहे हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि काजी साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि काजी साहब आइन और कानून के तहत चीज़ें लेकर चलेंगे और इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन लेट्स सी, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। इम्तिहान बहुत बड़ा है और अगर ये अपील जल्दी टेकअप कर ली जाती है और 90 दिन में इंतखाबात वाली अपील को इग्नोर कर दिया जाता है, फिर भी सवालात होंगे कि ये अपील तो इतनी जल्दी आपने सेट कर दी। तो देखें, क्योंकि निज़ाम में दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। सब खुल कर खेलें, मैं चाहता हूँ कि सब खुल कर खेलें। वैसे तो सबकी हकीकत अवाम पर आश्कार हो चुकी है, कौन कितने पानी में है, कौन किस इदारे में बैठा शख्स कहाँ पर खड़ा है, सब कुछ अवाम को पता है। लेकिन ज़ाती तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि एक ओपन फैक्ट बन जाए, ये सीक्रेट ओपन सीक्रेट ना रहे, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन जाए और हर बंदा खुल के खेले मुल्क के अंदर और सब अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करके खेले ताकि इस गेम का मज़ा भी आए।
दूसरी जानिब आज इमरान खान की साइफर केस पर समाअत थी, जो कि अब 23 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है। उसकी कुछ तफसीलात मैं अपनी पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूं। अब FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने भी गुफ्तगू की और शाह खबर ने कहा कि मुलजमान के वकला ने इतराज़ उठाया कि चालान की नकूल नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि अब पीर 23 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई की समाअत होगी। 23 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम होगा, फ़र्द जुर्म आयद होगी, जिसके बाद साइफर पर बाज़ाब्ता इमरान खान का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के अहकामात पर जेल सुप्रिटेंडेंट ने अमल दरामद करते हुए इमरान खान का सेल 35 फुट से तकरीबन 60 फुट तक बढ़ा दिया है। इमरान खान के सेल के अंदर तोसी की गई है। इमरान खान ने दौरान समाअत जज से घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल फराहमी की मज़ीद 2 दरख्वास्तें की। दौरान समाअत जज ने इमरान खान से मुकालमा करते हुए कहा कि जेल में खाना फराहमी की जिम्मेदारी जेल हुकाम की है। जज ने जेल सुप्रिटेंडेंट को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने का हुक्म दे दिया है। तो खान साहब को वर्जिश के लिए इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, उनका सेल एक्सटेंड कर दिया गया है और इससे यही लग रहा है कि खान साहब अंदर सेट हो चुके हैं। जाहिर है ये इमरान खान को दबाना चाह रहे थे, उनका हौसला पस्त करना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान का हौसला मज़ीद बुलंद होता जा रहा है क्योंकि ज़मीर मुतमईन है। दूसरी जानिब ये खबर आ रही है कि इस वक्त निगरान हुकूमत के अहम वज़रा ने सियासी माहौल को इंतखाबात के लिए साजगार बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ता किया है। अब इमरान खान माइनस, लेकिन इंतखाबी माहौल साजगार बनाना है। क्या निगरान हुकूमत ये खुद से कर रही है? कतन नहीं। मैं इस पर बड़ा दिलचस्प तज्जिया सुन रहा था सायरा बानो का। सायरा बानो कह रही थी कि मेरा बड़ा बेटा वीडियो गेम्स खेलता था, छोटे बेटे को नहीं पता था कैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, लेकिन वो बड़ी ज़िद करता था कि मैंने भी वीडियो गेम खेलनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो कंट्रोलर होता है गेम्स वाला, वो बड़ा बेटा तो खेल रहा होता था, तो मैंने साथ छोटे बेटे को वैसे ही कंट्रोलर पकड़ा दिया हाथ में और उसको तार नहीं लगाई साथ, लेकिन वो बटन दबा के खुश हो जाता था कि शायद मैं भी गेम खेल रहा हूँ, मैं भी इसका हिस्सा हूँ, लेकिन वो हिस्सा नहीं होता था। तो निगरान हुकूमत की भी यही हालत है। असल कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो ये अपने तय कुछ कर नहीं सकते, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। अब तफसीलात के मुताबिक निगरान हुकूमत के अहम वज़रा ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ता किया। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि रब्तों का मकसद सियासी माहौल को इंतखाबात के लिए साजगार बनाना है। ज़राए का कहना था कि चंद रोज़ पहले निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने PTI के शफ़कत महमूद से मुलाकात की, जिसमें PTI रहनुमा ने कहा कि हम मुफाहमत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ज़राए निगरान हुकूमत के मुताबिक उन्होंने कहा कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों से रब्ते कर रहे हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए माहौल को ठंडा करना मकसद है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के साथ वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। निगरान हुकूमत ने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की हम मुआवनत तो कर सकते हैं और वो हम करेंगे। अब ये उनका मौक़िफ़ और स्टांस है, जो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। अब नाज़रीन इकराम आ जाते हैं जनरल बाजवा पर। जब से जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं, वो ख़ुद भी गुमनामी में नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी है जिस पर नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बाजवा साहब बयानात भी देते रहे, सहाफ़ियों से मुलाकात भी करते रहे और अपना मौक़िफ़ भी सामने रखते रहे। इसके अलावा बाजवा साहब की कुछ वीडियोज़ भी आईं। दुबई वैसे बाजवा साहब को बड़ा सूट करता है। ज़ाती मेरा मशवरा है कि वो दुबई में ही रहा करें, क्योंकि जब यूरोप गए तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई जो उनके साथ फ्रांस में किया गया। एक अफ़गान बशिंदे ने खड़ा करके बाजवा साहब के साथ जो किया, साबिक आर्मी चीफ वहाँ पे बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। जाहिर है वो एक अजीब से विजुअल आए। दुबई और गल्फ़ का एक फ़ायदा है, गल्फ़ के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाली आज़ादी जो यूरोप में है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो नहीं है। गल्फ़ में आप किसी को इस तरह से एक तो कन्फ्रंट नहीं कर सकते। यूरोप में तो आप किसी को खड़े होकर ज़ुबान से जो मर्ज़ी बोलें, कैमरा खोल लें, गालियाँ दें, बस हाथ नहीं लगाना, ज़ुबान से जो मर्ज़ी बात करें। मियाँ साहब की ज़िंदगी ऐसे ही अज़ाब नहीं हुई। क्या कर सके मियाँ साहब आज के दिन तक? एवन फील्ड के सामने जो कुछ हुआ, अवाम ने जो कुछ उनके साथ किया है, लेकिन मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता या फिर अरब कंट्रीज़ में आप एहतजाज नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते।
آپ کسی شخص کی بغیر اجازت اس طرح سے ویڈیوز بھی نہیں بنا سکتے۔ تو باجوہ صاحب کی دبئی سے ایک اور بھی اس سے پہلے ویڈیو آئی تھی جس میں وہ ایک اشارے پر رکے تھے، پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے سڑک کو کراس کرنے کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے اور وہ اسے فالو کر رہے تھے۔ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے قانون سے زیادہ وقت دبئی کے ایک اشارے کی ہے، آئین سے زیادہ وقت ایک اشارے کی ہے۔ تو اب دبئی سے ایک اور جنرل باجوہ صاحب کی ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے اور اس کی سوشل میڈیا پر کافی دھوم ہے۔ باجوہ صاحب وہاں پر فیملی کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک پبلک فگر ہیں، گمنامی میں نہیں جا سکتے۔ کسی نے دور سے جنرل باجوہ کی ویڈیو بنا لی لیکن کنفرنٹ نہیں کیا کیونکہ گلف کے اپنے رولز ہیں۔ تو باجوہ صاحب کی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سکرینز پر چل رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں کلیئرلی باجوہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں، جبکہ ویڈیو بنانے والے شخص نے اینڈ پر چور بھی انہیں کہا ہے۔ ظاہر ہے ان کے منہ پر تو نہیں کہا لیکن ویڈیو بناتے ہوئے کہا ہے، اور عوام کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جب اس طرح کے کارنامے آپ سر انجام دیں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔